हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे आपके क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। आज हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स को, हम सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है हमें हमारे चैप्टर में क्यों है, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग द चैप्टर I have a question for you, and the question is you have to find out that what is population of our India. Okay, बताइए कि जो हमारे जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन है कितनी। ओके, सो एक्चुअली मैं ये बता देती हूँ, रिसेंट में क्या है, यूएन ने एक डेटा रिलीज करा है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहले आपको पता होगा कि जो लीडिंग कंट्री था वो क्या था, चाइना था। चाइना हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट नाउ वी आर द वन हु हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो इसके साथ ही क्या होता है, ये डेटा के रिलीज होने के साथ ही हमारे इंडिया में, और बस हमारे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे एक डिबेट सी छिड़ गई है कि जो पॉपुलेशन है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में बोलते हैं कि पॉपुलेशन है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बताएंगे कि पॉपुलेशन जो है वो एक कंट्री पे बर्डन होता है। सो ये डिबेट छिड़ी हुई है। सो बट आपका जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, वो आपको बताता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है इज एसेट फॉर यू, नॉट लाइबिलिटी। ओके, द चैप्टर रिसोर्स पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी rather than liability. ओके, अब आप पूछेंगे कि मैम एसेट्स क्या होती है, तो एसेट्स क्या होती है, आपकी परिसंपत्ति होती है जिसका आप फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं, जिसको यूज करते हैं। वही लाइबिलिटी जो होती है वो आपकी देनदारियां होती है, आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, जो आपको किसी को पे करना है, आप पे बर्डन होती है। ओके, तो ये आपका चैप्टर बता रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी एसेट्स है। ओके, लाइबिलिटी नहीं है। पॉपुलेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकता है या होता है व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं इन मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जब हम उसमें एजुकेशन, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, देन वी कैन कन्वर्ट आवर ह्यूमन रिसोर्स एज एन ह्यूमन कैपिटल। Okay, so human capital is a stock of skill and productive knowledge. जो human capital होता है वो क्या, stock of skill होता है and productive knowledge। ओके, सो अब देखिए, अब ह्यूमन कैपिटल देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन के जो 4 फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, उसमें हमने बताया था कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो मेन फैक्टर होता है। ये ह्यूमन फैक्टर ही है जिसके पास अपना माइंड है, अपनी क्रिएटिविटी है, अपना इनोवेशन है, और जो बाकी के जो 3 फैक्टर्स है उनमें कोऑर्डिनेशन करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करता है। ओके, अगर हमारे पास ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी की ज्यादा ग्रोथ होगी। सो वी हैव आल्सो ऑलवेज कंसीडर इन आवर माइंड दैट आवर पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर आवर इकोनॉमी rather than a liability. Okay, so आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये आपको चित्र भी दिया गया है जिसमें एक टीचर को दिखाया गया, एक डॉक्टर को दिखाया गया, एक इंजीनियर को दिखाया गया, एक दर्जी को दिखाया गया है। ये क्या है, दिस पीपल हैव स्पेशल काइंड ऑफ स्किल, और जिसका ये फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं, या फिर जो हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो हम ह्यूमन कैपिटल को अपनी पॉपुलेशन को कैसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करें एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, मेडिकल केयर की और ह्यूमन कैपिटल में, तो देन वी कैन कन्वर्ट आवर पॉपुलेशन इन ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो अब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ह्यूमन कैपिटल हैव नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, जजमेंट, विजडम, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और ये अपने आसपास की चीज़ों को इजीली एनालाइज करते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कैसे ऐसे संभव था अगर उनकी एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं देते या वो अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। तो क्या है कि एजुकेशन के थ्रू क्या है, जो MS स्वामीनाथन थे, उनकी स्किल डेवलप हुई, उनकी
नॉलेज डेवलप हुई, उनकी क्रिएटिविटी, विजडम, उनमें ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी थी वो उनमें आ पाए, और जिसका रिजल्ट हुआ कि जो हम है वो फूड प्रोडक्शन में हम ने सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर ली। ओके, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए एम.एस. स्वामीनाथन की ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद। उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा। ओके, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब ऐसे एक एम.एस. स्वामीनाथन के दिमाग में ऐसा आइडिया, और ऐसे अगर हम बाकी लोगों के एजुकेशन पे ध्यान दें, उनको मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो हमारे पास कितने ह्यूमन कैपिटल होंगे, हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, अलग अलग इनोवेशन कर पाएंगे। ओके, सो यही हमें बताने की कोशिश की, जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो आपके लिए एसेट्स है, ना कि लाइबिलिटी। ओके, इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल केयर की फैसिलिटी है, उसको उसके इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए आपको दो स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल। ये स्टोरी जो है ये दो मित्रों की कहानी है जो एक ही गांव में रहते हैं, सेम एज ग्रुप के हैं। तो और इनमें कैसे ये पहले सेम होते हैं और उसके बाद जो डेविएशन हो जाते हैं, कि जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो क्यों क्रिएट होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये स्टोरी ऑफ सकल जो है, स्टोरी सकल जो है, इनकी जो मम्मी का नाम है वो शीला है, इनके फादर का नाम बूटा है। इनके जो फादर है वो एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, वही उनकी मदर जो है उनके फादर की हेल्प करती है। बूटा जो है बूटा उनके हस्बैंड है। सो अब ये जो हमारा शकल है, इसके भाई बहन भी है, जीतू और सीतू, जिनका ये देखभाल करता है। और ये शकल जो है अपनी मम्मी के हाथ सॉरी काम में भी हाथ बटाते हैं। और फिर और ये क्या है, हेल्दी होता है और पढ़ने में इनकी रुचि होती है। तो इनके पेरेंट्स भी क्या डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। ये भी इंटेलिजेंट होता है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो होता क्या है कि जो बूटा होते हैं, इसके शकल के एजुकेशन के लिए एक लोन भी लेते हैं और इसको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल का कोर्स करवाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो शकल है उसकी एक जॉब लग जाती है एक फर्म में, और वहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिससे क्या है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज रहती है। तो इससे होता क्या है, जो उसके बॉस होते हैं वो खुश रहते हैं और इनको क्या है, प्रमोशन भी मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो शकल है वहाँ पे उनके पेरेंट्स ने इनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करा, तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका रिटर्न क्या हुआ कि इनको अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। ओके, और इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इनका इंक्रीज हुआ। ओके, वहीं दूसरी ओर हम विलास की बात करते हैं। जो विलास है, इनके फादर उनकी जब ये 2 साल के थे तभी इनके फादर की डेथ हो जाती है, और इनकी मम्मी जो है वो इनके पालन पोषण के लिए मछली बेचने का काम करती थी। उससे भी उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था, 30 या 35 रुपए मिल पाते थे। आप समझ सकते हैं कि 30-35 रुपए में क्या ही नीड पूरी हो पाएगी, उनको भोजन भी नहीं मिल पाता था। और ये होता क्या है कि इनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई, ये इनको कई सारी बीमारियों ने घेर लिया, जैसे इनको अर्थराइटिस बीमारी हो गई थी। बट क्योंकि इनके पास पैसे थे नहीं कि जिससे ये अपना इलाज करवा पाते। सो इस और अर्थराइटिस के पेशेंट तो थे, इनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जो विलास की मदर होती है वो भी बीमार रहने लग जाती है। सो जो उनकी मदर का जो काम था वो क्या विलास करने लग गए थे। तो विलास ऐसा नहीं था कि अब विलास करने लगे थे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होना था या विलास ज्यादा अर्न कर पा रहा था। इसकी भी सिचुएशन वही थी, वो भी वही पैसे कमा रहा था, 30-35 जितने उनकी मम्मी कमा रही थी। सो होता क्या है कि इनको वही गरीबी वाला जीवन जीना पड़ता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 साइकिल क्रिएट हो जाता है। देखिए, विलास जो था, इनके पेरेंट्स भी गरीब थे और ये विलास भी वही गरीबी में रह गए, सिमट गए। गरीबी, उनको भी गरीबी वाला ही जीवन जीना पड़ा, क्योंकि इनके एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको बीमारियां हो गई थी, अर्थराइटिस बीमारी हो गई थी, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वही जो शकल है, इनके पेरेंट्स ने इनकी हेल्थ पे और इनके एजुकेशन पे ध्यान दिया, तो इसको क्या है, ये एक अच्छा जीवन जी पा रहा था, उसको अच्छी सैलरी मिल रही थी, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल गई थी। सो यहाँ पे हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है उसकी हमने इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि कैसे कि एजुकेशन पे जो शकल ने ध्यान दिया तो उसकी लाइफ क्या रही, और वही एजुकेशन और हेल्थ पे विलास ने ध्यान नहीं दिया तो उसको कौन सी लाइफ जीनी पड़ी। तो ये जो डिफरेंट साइकिल बना, इसको हम बोलते हैं विशियस एंड वर्चुअस साइकिल। देखिए, विशियस साइकिल क्रिएट होता है
कब होता है क्रिएट? जब क्या होता है विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल होता है जब जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है जो बच्चा होता है उनकी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो अपना उसमें अच्छी स्किल होती है, वो कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं अपने इकोनॉमी के ग्रोथ में और एक अच्छी लाइफ जीता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या की इंक्रीज होती है या एक अच्छी होती है। तो ये होता है वर्चुअस साइकिल। वही दूसरे ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनको और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है या फिर इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, उनकी भी सिचुएशन में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो अपनी सिचुएशन को सुधार नहीं पाते हैं। तो ये जो साइकिल क्रिएट होता है कि गरीब पेरेंट्स और गरीब बच्चे और फिर गरीब पेरेंट्स फिर गरीब बच्चे, जो साइकिल चलता है इसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल। वही दूसरी तरफ जब बच्चे जो अपने पेरेंट्स से अच्छी जिंदगी जी पाते हैं, अच्छे प्रोडक्टिव होते हैं और इकोनॉमिक को ग्रोथ देते हैं, तो ऐसे क्रिएट होता है विशियस साइकिल। ऑलराइट, तो ये हमने जाना विशियस और वर्चुअस साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्चुअस और विशियस साइकिल बोलता क्या है। देखिए, वर्चुअस साइकिल इज फॉर्म्ड व्हेन द पेरेंट्स एजुकेट देयर children and is concerned about proper nutrition and health। जब पेरेंट्स एजुकेशन और हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझते हैं और अपने बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो वो चीज़ हो जाती है वर्चुअस साइकिल में। वहीं दूसरी तरफ जब पेरेंट्स एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं समझते या फिर वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाते चाहते हुए भी, तो उससे क्या होता है बच्चों को माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है, कई सारी बीमारियां घेर लेती है और जिससे क्या होता है वो बच्चे की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती है या जीरो रह जाती है और जिससे वो क्या है वो ऐसे बच्चे क्या एक सिस्टम पे क्या है बोझ बनकर रह जाते हैं। तो ये क्या है विशियस साइकिल। जब गरीब पेरेंट्स गरीब बच्चे फिर गरीब पेरेंट्स फिर गरीब बच्चे जो साइकिल चलता है उसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं। ओके, सो अब देखिए हमने यहाँ पे बात की कि जो विलास है वो क्या है, वो मछलियां बेचता था, वही सकल क्या था, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था। तो और वही बूटा जो थे सकल के फादर, वो क्या एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर करते थे। सो अगर हम आसपास के लोगों को भी देखें तो हर कोई अपने लाइवलीहुड के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में क्या रहता है, एंगेज रहता है। अगर हम ये जो एक्टिविटीज लोगों की तरह की जा रहे हैं अगर हम उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हम इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर पाएंगे। दैट इज the first one is primary sector, the second one is secondary sector and the third one is tertiary sector। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारा जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स हो गया, ये एग्रीकल्चर हो रहा है, ये फार्मिंग हो रही है, डेयरी हो रही है, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, ये जो काम हो रहे हैं, ये जो मतलब तो ये चीजें जो क्या है जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हो जाएगी। मतलब जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए ये काम करते हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या रॉ मटेरियल से, तो उसको हम क्या है प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करते हैं। वहीं अब देखिए, अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि कपास उगाया, अब कपास हमने उगाया और उसको क्या अब धागा बनाएंगे और उसके क्या कपड़े बनाएंगे, धागे से बनाएंगे, धागे से कपड़े। तो ये जो धागे बनाने का काम और ये कपड़े बनाने का काम कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में। तो मैन्युफैक्चरिंग तो ये जो काम हो रहा है हम रॉ मटेरियल का यूटिलाइज एक फैक्ट्री में कर रहे हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग कर उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, तो कोई भी जो प्रोडक्शन जैसे कि हमने टमाटो उगाया तो क्या है रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पर फर्दर हम उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लाते हैं और उसकी वैल्यूज को में ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो जाएगी। ऑलराइट, और अब हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि जो हम देखिए एग्रीकल्चर में हमने रॉ मटेरियल लिया, सेकेंडरी सेक्टर में क्या उनका मैन्युफैक्चर, टर्शियरी सेक्टर में क्या उनको दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाना, जो हमने सामान बनाया है उस का इंश्योरेंस, उसकी सुरक्षा, बैंकिंग, बीमा, टूरिज्म, ये जो हमारी सर्विसेज होती है उसको हम टर्शियरी सेक्टर में काउंट करते हैं। ओके, सो अब ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये चित्र बना हुआ है, जो हमारे 3 एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज है उनको ये पिक्चर
आपको डिस्क्राइब अच्छे से कर रहा है। जैसे कि देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सेकंड सेक्टर में हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके वैल्यूज में ऐड कर रहे हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। वहीं टर्शरी सेक्टर में क्या है, हम उस चीज को दूर दराज के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, टर्शरी सेक्टर में हो जाती है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब देखिए, आपने अपने समाज में देखा होगा कि जो हमारी मदर होती है वो यूजुअली क्या होती है, घर का काम करती है, हमारी देखभाल करती है, जिसके बदले में हम उनको पे नहीं करते हैं या कोई पे नहीं किया जाता है। और नेशनल इनकम को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके कंट्रीब्यूशन को मानते ही नहीं कि हाँ उन्होंने काम करा है। और बेशक वो बिना ऑफ के काम करती रहती है, उनको कोई संडे नहीं होता, स्टिल हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वहीं जो हमारे फादर है वो घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उनकी अर्निंग होती है, सो हम उनको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। फिर ऐसा है क्यों? देखिए, ये होता, ये हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजन रहा है और है कि हम जो वुमन को हम घर की चारदीवारी में कैद करने की कोशिश करते हैं, वही जो मैन होता है उसको हम बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और उसमें स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो क्योंकि हमने अपनी गर्ल्स पे, हमने अपनी वुमन पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया है, उनको ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं की है। सो क्या है, उनको बाहर काम नहीं मिल पाता, और यदि काम मिल भी जाता है तो वो एज असिस्टेंट ही रह जाती है मैन एम्प्लॉय का। और ऐसा नहीं है, अगर हम अपने गर्ल्स को या लेडीज़ को अगर एजुकेट किया जाता है, स्किल उनमें डेवलप की जाती है, तो उनको भी एक पुरुष के जितना ही इनकम मिलता है। बट ओके, जैसे कि अब हालांकि चीजें बदल रही है। अगर आप देखेंगे कि यूपीएससी का रिजल्ट, उसमें भी देखेंगे जो टॉपर्स है वो गर्ल्स ही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि गर्ल्स को इसलिए कम सैलरी मिलती है क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। कैपेबिलिटी है, हमने उन पे फोकस नहीं करा, हमने उन पे स्किल डेवलप नहीं की, हमने उन पे स्किल डेवलप नहीं की, उनके हेल्थ पे, जो कि उनकी हेल्थ पे, हमने उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको जापान का एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए, जो जापान है, आप सबको पता है कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हमला किया था, परमाणु हमला किया था, जिसके इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। और फिर स्टिल जो जापान है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, बट स्टिल उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करा, अपने जो उसकी पॉपुलेशन थी उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया, उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया, और वो फिर से खड़ा हुआ डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में। सो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। वी ऑल्सो हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो हम जापान से सीख सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ दे सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अगर हमारे यहाँ अगर विशियस साइकिल, हमने 2 साइकिल पढ़े, विशियस एंड वर्चुअस। अगर विशियस साइकिल क्रिएट होता है तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगी। वहीं अगर हम वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं तो वो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट से बन जाएगी। ओके, तो ये वर्चुअस जो साइकिल बनता है उसके लिए क्या करना, हमारी जो पॉपुलेशन उसकी क्वालिटी हमें इनहेंस करनी है। और हम उनकी क्वालिटी को कैसे इनहेंस कर पाएंगे, हम उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके, हम उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करके, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उनको उनकी बढ़ा करके। ओके, सो अब हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हमें क्या फोकस करना है, उनकी एजुकेशन में ध्यान देना है, हमें अपनी पॉपुलेशन की एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा शकल का, उसमें क्या था कि शकल ने इनिशियल ईयर में अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिली, जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ओके, तो अब क्या ये चीजें क्या बस हमें ही पता है या चीजें हमें अभी पता चली? नहीं, ये शुरू से ही हमारे फोरफादर्स, हमारे जो लीडर्स थे उन सबको पता था, इसलिए उन्होंने शुरू से ही एजुकेशन पे काफी काम किया है। इनिशियल स्टेज पे देखेंगे 1951 में तो हमारे कंट्री की जो लिटरेसी रेट थी वो लगभग 18% के करीब थी। आप बोलेंगे लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 साल से ऊपर का कोई बच्चा या इंसान जिसको जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं, उनमें से किसी भी
भाषा को लिखना पढ़ना आता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं। ऑलराइट, सो अगर हम 1951 की बात करें तो तब मात्र 18% ही लोग थे जो जिनको ये भाषा पढ़नी आती थी और लिखनी आती थी, मतलब पढ़ना और लिखना आता था। ओके, वहीं अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो अब कितना हो गया, 74% हो गया, 74% हो गया। पर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का ग्राफ जो है वो काफी वेरी करता है। ओके, सो ये इसका रीजन हमने अभी बढ़ाया कि हिस्टोरिकल रीजन और कल्चरल रीजन रहा है कि हम मैन को घर से बाहर बोलते हैं वो करने के लिए, जिसके लिए हम उसकी स्किल और एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वहीं महिलाओं को बोला जाता है कि घरों में काम करे, जिसके कारण क्या होता है हम उनकी एजुकेशन स्किल पे फोकस नहीं करते हैं, वो घर की चार दीवारी में ही सिमट के रहती है। हालांकि अब चीजें बदल रही है जैसे, और ये ग्राफ भी आपको शो कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव से है जो और ये भी नहीं है कि ये मैन और वुमन में ही वेरी करता है, ये रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। अगर आप देखेंगे केरला में, तो केरला में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 93% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और वहीं जो बिहार है नॉर्थ इंडिया में, उनकी लिटरेसी रेट 63% है। तो ये वेरी क्या करते हैं, जगह से भी वेरी करता है। वहीं आप अगर रूरल एरिया में देखेंगे तो वहाँ क्या है, लिटरेसी रेट कम है। वहीं अगर आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, ज्यादा है। सो अब क्या ये इनिशिएटिव्स, अब जो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हमारा ग्राफ 18% से 74% तक पहुंचा, तो हम उनकी बात करेंगे। ओके, तो देखिए गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस समझा और उन्होंने समय समय पर और इसको अच्छा बनाने के लिए हर बच्चे को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए उन्हें कई सारे कदम उठाए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया और राइट टू एजुकेशन हो गया, ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंपेन चलाए, एनरोलमेंट रेट को बढ़ाने के लिए उन्हें कई सारे स्कीम चलाए, जैसे मिड डे मील हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा। जो हमारे एक्सपेंडिचर था जो एजुकेशन पे किया था उसको हमने इंक्रीज करा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की उनको हमने समय समय पर रिव्यू करा, रिव्यू कमेटी बिठाई और सजेशंस मांगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और हमने रिफॉर्म्स करे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। ओके, ताकि हम हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ा सके और राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा, ताकि कोई भी स्कूल किसी बच्चे का एडमिशन करने से डिनाई ना करे। और हमने मिड डे मील चलाया ताकि बच्चों में जो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो हम उसको पूरी कर सके और बच्चे कम से कम खाना खाने के बहाने स्कूल आएंगे और पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे हेल्थ की। हमने एजुकेशन पे वो करा, अब हम बोलते हैं कि हमने हेल्थ के लिए क्या काम करा। कोई भी फर्म जो है वो अपने क्या प्रॉफिट को क्या मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। आप सोचते हो कि कोई भी फर्म ऐसे इंसान को अपने फर्म में एज अ एम्प्लॉयर रखना चाहेगा जो अपने सर्विसेज लंबे टाइम तक नहीं प्रोवाइड कर सके या फिर फुल एफिशिएंसी से काम ना करे? डेफिनेटली नॉट। तो ये चीज हमारी गवर्नमेंट ने भी समझी और हमने भी समझी, और हमने और अपनी हेल्थ, हमारी जो जनता, जो हमारे सिटीजन्स है, उनके हेल्थ को अच्छा करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की हमने स्थापना की, बड़े बड़े एम्स और AIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं, ऐसी कई सारी स्कीम लाई गई, और जो मेडिकल कॉलेजेस है वो डेवलप किए गए। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई बच्चा या कोई इंसान एजुकेटेड है, हेल्दी है, बट स्टिल हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो तो उसको हम बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा मैन पावर का लॉस होता है, तो वो अल्टीमेटली वो भी कि हमारे ऊपर एक बर्डन ही बन जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु बिलोंग्स टू वर्कफोर्स। एक पर्सन जो वर्कफोर्स से बिलोंग करता है इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो एम्प्लॉयमेंट सर्च भी कर रहा है बट is unable to find work, बट उसको क्या है, वर्क मिल नहीं पा रहा है। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who belongs to workforce is actively searching for employment is unable to find work। मतलब कोई बंदा जो 15 से 59 इयर्स के एज ग्रुप में है, वो जॉब चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी अलग अलग टाइप की होती है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, तो हम पहले बात करते
करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा लैंड है और इस पे 3 लोग सफिशिएंट है वर्क करने के लिए या काम करने के लिए, बट होता है कि इनकी फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, ये दो को बुरा लगता है कि भाई 3 लोग काम कर रहे हैं, हम भी चले जाते हैं इनका हाथ बटाने के लिए, और ये 5 लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। बट है कि 3 लोग सफिशिएंट है, अगर ये 2 लोग नहीं थे तब भी वो इतना ही काम कर रहे थे, तब भी इतना ही प्रोडक्शन था, और ये 5 आ गए तब भी इतना ही प्रोडक्शन है। सो इन 2 जो नए आए हैं उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आउटपुट जो है नहीं इंक्रीज हुआ है। तो जो ये 2 है जो क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दिख तो नहीं रहा है कि अनएम्प्लॉयड है बट अनएम्प्लॉयड है क्योंकि इसकी इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। ओके, सो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये लैंड है उसमें 5 लोग वर्क कर रहे हैं, बल्कि और अगर ये 3 लोग काम करें तो भी ये सफिशिएंट है, आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज। अगर ये 2 लोग ना भी काम करें तो इनकी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस नहीं होगी, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसकी प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि लैंड की एक फिक्स कैपेसिटी, अगर उस पे अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो 10 किलो अनाज उगा सकता है तो आप 10 लोगों को उसको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करके उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, बल्कि जो आप 10 लोगों को लगाए हैं वो डिस्गाइज्ड है, बल्कि बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होंगे उससे, और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या अल्टीमेटली कम होगी इससे। सो ये जो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट वी कॉल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ फिनोमेना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल, कि जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जो ज्यादा लोग काम कर रहे हो क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो इट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। अब जैसे कि देखिए मैंने चित्र लगाया है ये तरबूज बेचने वालों की, तो ये तरबूज क्या है, तरबूज के लिए क्या स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम इसको ऐसे नहीं है कि हाँ हर टाइम यही बेचते रहे, तो जब तरबूज उगाने का टाइम आएगा उसको सेल करने का टाइम, उनको उसी टाइम तक रोजगार मिलेगा, उसके बाद उनको कुछ नई रोजगार की तलाश करनी होगी। तो इस टाइप के जो होते हैं बेरोजगार, इनको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीजन की वजह से अनएम्प्लॉयड होते लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, इस तरह हम तरबूज का लगे। वहीं आप देखेंगे कि इंडिया में क्या होता है, जो वेडिंग होती है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, ये जो तो फिर जो वहाँ जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है तो उनको क्या वो जो वेडिंग टाइम होता है या इवेंट जो प्लान करते हैं वो उसी स्पेसिफिक टाइम, उसके बाद वो क्या खाली रहते हैं, तो ये भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट इज structural unemployment. Structural unemployment क्या है? It is a category of unemployment arising from mismatch between job available in the market and skill of the available worker. कि mismatch होता है कि जो job available market में और जो मेरी capability है, ओके तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसके थ्रू दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आप बोल रहे काम नहीं काम है तो बट आपके अंदर स्किल भी तो होनी चाहिए। ओके, तो ये ऑनेस्ट, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल। सो अब बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये मोस्टली ये कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वहाँ पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जो बिजनेस साइकिल होता है कभी उसमें राइज आता है, बूम होता है, फिर डिक्लाइन होता है, रिसेशन आता है, तो ये क्या साइक्लिक कंडीशन होती है इकोनॉमी की या एक बिजनेस की। तो जो बिजनेस साइकिल के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है या कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कि रिसेशन का टाइम आ गया, डिक्लाइन आ रहा है, तो क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है, तो जो इस को फेस कर रहे हैं जो इंसान जो लोग, तो वो इसको बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे इंडिया में मोस्ट नहीं पाया जाता है, ये कैपिटलिस्ट जो कंट्री होती है वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ जो बिजनेस की जो साइक्लिक कंडीशन है उसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये बात करता है कि जो टेक्नोलॉजी के आ जाने से, नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है या लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है, तो उसको हम बोल देते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
ऑलराइट। सो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time lag between job when an individual is searching for a new job or switching between the job। अब देखिए मैं किसी ए वर्क में अभी इंगेज हूँ पर मुझे बी वर्क करना है, अब मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो ए से बी में शिफ्ट करने का जो टाइम गैप आएगा, जो टाइम लैग आएगा, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे बेरोजगार रहना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली हमारे इंडिया में पाया जाता है। आपको पता है कि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, इसलिए क्या होता है वर्क जो है वो बहुत कम है। फोर्स हमारा लेबर फोर्स ज़्यादा है पर वर्क कम है, तो होता है क्या कि लोगों की जो बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है, उनको जितने कीमत में मिलता है अपने अपने सर्विसेज देने का, उतने कीमत पे वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और कई बार होता ये है कि उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और इनको जो सिक्योरिटी होता है वो कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के लिए अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। तो मतलब ये है कि मतलब ऐसे लोग जो बहुत कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, तो वो उनको हम बोल देते हैं वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इन लोगों को क्या होता है कि उनको कोई जॉब सिक्योरिटीज नहीं मिलती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो इनके जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको जब चाहे तब निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, और ये कोई केस भी फाइल नहीं कर सकते क्योंकि कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, सो ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ विलेज। स्टोरी ऑफ विलेज इज नॉट अबाउट पालमपुर। ये आपको जो सेकंड चैप्टर है उसी में एक स्टोरी है विलेज की। इसमें होता है कि जो एक विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इनकी जो भी नीड्स होते हैं, जो भी डिमांड होते हैं वो आपस में बना लेते हैं और उसको फुलफिल कर लेते हैं। बट इसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं। उसमें होता है कि एक फैमिली डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को शहर में भेजेंगे और पढ़ने के लिए। तो बच्चा शहर जाता है और एग्रो इंजीनियर का काम सीखता है, और वो जब गाँव में आता है तो एक ऐसे उसका निर्माण करता है, एक ऐसे हल का निर्माण करता है जिससे क्या होती है, गेहूं की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि गांव में एग्रो इंजीनियर का काम शुरू हो जाता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और लोग जो उनका पास जो सरप्लस क्रिएट होता है उसको बाजार जाके मार्केट में बेच के आते हैं, बाजार में मार्केट में बेच के आते हैं, तो सरप्लस क्रिएट। अब ये बाकी इससे क्या होता है कि जो बाकी जो गांव वाले होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो पंचायत की जब बैठक होती है तो पंचायत से अपील करते हैं कि वहाँ पे वो स्कूल खोला जाए जहाँ पे वो बच्चों को स्कूल में भेज सके। ओके, सो वो स्कूल खोला जाता है और वहाँ पे जो वहीं कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, तो वो कुछ फैमिली होते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने बेटियों को सिलाई का काम करने के लिए मतलब सिलाई का काम सिखाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पहले तो वो ऐसे जो भी उनको मिल जाता था वही पहन लेते थे, पर उनकी डिज़ायर भी इंक्रीज हुई है, वो भी अब अच्छा कपड़ा पहनना चाहते थे। तो क्या है कि उनको स्किल आ गई अच्छे कपड़े सिलने की, लोगों की डिमांड हुई और उसकी फिर सप्लाई हुई। तो क्या है कि लोगों को रोजगार मिला, लोगों की जो स्टैंडर्ड था लिविंग का वो इंक्रीज हुआ। तो इसमें ये स्टोरी बताई गई है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कैसे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इंक्रीज होता है। इस स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। देन ये खत्म होता है। तो अब बताएंगे कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। हमने सीखा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हम पे बर्डन नहीं है, वो हमारी एसेट्स है, और हम एसेट्स कैसे हैं। अगर वर्चुअल साइकिल बनता है तो हमारे लिए एसेट्स है, वही अगर विशियस साइकिल बनता है तो क्या हमारे लिए वो बर्डन है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एजुकेशन, द मेडिकल केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ आवर पॉपुलेशन। ओके, सो थैंक यू। एंड इफ यू अगर आप सबको कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड थैंक यू। I hope you got my point, whatever I'm trying to explain you all.